एक शख्स जेल में रहता है। जब वह छूटता है तो सीधे अपने घर जाता है और जब घर जाता है तो पता चलता है कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। अब जब वह अपने पत्नी के मृत्यु का कारण पूछता है तो उसके घर वाले बताते हैं कि उसकी पत्नी किसी और आदमी के बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई। अब जब यह बात सुनता है तो हैरान रहता है। फिर कुछ दिनों बाद एक विधवा महिला के साथ जो एक बच्चे की माँ रहती है, अब उसके साथ उसकी शादी करा दी जाती है। और जब शादी होती है तो अपने पत्नी के साथ वो खुश नहीं रहता। उसे अक्सर अपनी पहली पत्नी की याद आती है और उसके दिमाग में कुछ पत्नी को लेकर बातें गूंजती रहती थी, तरह तरह के ख्यालात आते थे। अब इसके बाद वह शख्स अपना घर छोड़ता है और शहर मुंबई निकल जाता है, अपनी पत्नी को भी छोड़ देता है। और मुंबई जाने के बाद वह एक के बाद एक 41 कत्ल कर देता है। पुलिस जब उसे गिरफ्तार करती है तो पुलिस को कई साल लग जाते हैं पहले तो उसे पकड़ने में, और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है, तो वह मुंह खोलने को तैयार नहीं रहता है। लेकिन जब मुंह खोलता है तो एक ऐसी हकीकत बताता है जिसे सुनकर पुलिस वालों समेत सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय आज उसी कातिल की कहानी में आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि बेहद ही हैरान कर देने वाली है, बेहद ही खौफनाक कहानी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं एक शख्स जो तमिलनाडु का रहने वाला होता है। उसकी शादी होती है एक अपने ही बहन के बेटी से। अब उसकी अपनी बहन के बेटी से शादी होती है और कुछ दिनों बाद वह एक चोरी के केस में जेल चला जाता है। अब चोरी के केस में जेल चला जाता है, अब उसके बीवी को उधर बच्चा होने वाला होता है। तभी पता चलता है कि पत्नी किसी और के साथ चली जाती है। अब जब वह छूट कर आता है तो उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वह घर पर जाता है और जाकर अपनी माँ से पूछताछ करता है तो माँ बताती है कि तुम्हारी पत्नी किसी और के साथ चली गई है, वह किसी और के बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मौत हो गई है। अब जब यह बात सुनता है तो हैरान रह जाता है। अब उसका अपनी पत्नी और औरत जाति के ऊपर से, महिलाओं के ऊपर से उसका भरोसा उठने लगता है। अब वो अक्सर परेशान रहता था, डिप्रेशन में रहता था। इसी बीच उस शख्स की शादी एक विधवा महिला जो कि एक बच्चे की माँ होती है उससे करा दिया जाता है। कुछ दिनों तक उसके साथ वह रहता है, लेकिन फिर उसके साथ वह एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। उसे अक्सर अपनी पहली पत्नी से वह बहुत बेहद प्यार करता था, उसकी याद आती, उसके बारे में सोचता। फिर वह सोचता कि जब वह जेल में था तो उसकी पत्नी ने उसे धोखा क्यों दिया। वह सब कुछ उसकी पत्नी के लिए करता था। अब इसी बीच वह तमिलनाडु छोड़कर चला जाता है बॉम्बे। जी हाँ, वही बॉम्बे जो आज मुंबई के नाम से जाना जाता है। अब मैं बात कर रहा हूँ 1960 के दशक की। शख्स मुंबई चला जाता है। मुंबई जाकर एक दोस्त के घर रहने लगता है। कुछ समय गुजरता है। अब उसकी जो दोस्त की पत्नी रहती है, एक रात उसका दोस्त घर पर नहीं आता है और वह व्यक्ति अपने दोस्त के कमरे पर रहता है। तभी उसकी यानी कि उसके दोस्त की पत्नी कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हें जी भर कर प्यार करना चाहती हूँ। अब यह बात वह सोचता है तो सोचता है कि मैं किसी और के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ, अपने दोस्त के साथ गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। वह उस अपने दोस्त की पत्नी को कहता है कि देखो, तुम किसी और की पत्नी हो, तुम जिसकी पत्नी उसी के साथ तुम शारीरिक संबंध बनाओ तो अच्छा होगा। अब जैसे ही सुबह होती है उसका साथी आता है। उसकी पत्नी कहती है अपने पति से कि देखो, ये जो तुम्हारा दोस्त है रात को मेरे साथ अश्लील हरकतें कर रहा था, मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था। अब जैसे ही यह बात जो दोस्त का साथी रहता है उसके रूम पर रहता था, यानी कि कातिल जिसका नाम रहता है रमन राघव, रमन राघव जब यह सुनता है कि उसके दोस्त की पत्नी उसे बलात्कार के जुर्म में फंसा रही है तो परेशान हो जाता है। अब पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार करती है और जेल लेकर चली जाती है। अब जेल से जब वह छूटता है तो एक ऐसी ऐसी हरकतों को अंजाम देता है कि फिर पुलिस भी सुनकर दंग रह जाती है। दरअसल 1960 के दशक में मुंबई में एक जगह लगती है मलाड गोरेगांव जोगेश्वरी एरिया। वहाँ एक व्यक्ति का कत्ल होता है और कत्ल किसी नुकीले चीज़ से किया गया था।
अब पुलिस उस कत्ल की जांच पड़ताल कर रही थी। महीनों गुजर जाते हैं लेकिन अपराधी का कुछ पता नहीं चलता है। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा थी नहीं। अब कुछ दिनों बाद फिर से एक महिला का कत्ल होता है, लेकिन कत्ल सेम तरह से किया गया था, किसी नुकीले चीज़ से। पुलिस अब उसकी जांच पड़ताल करने लगती है। तभी आए दिन वहाँ उसी एरिया में मलाड रोड पर ही एक के बाद एक कई कत्ल होने लगते हैं और कातिल कत्ल करने का जो तरीका ढूंढता है वह एक ही जैसा होता है। किसी नुकीले चीज़ से कई बार वार किया जा रहा था। अब पुलिस जांच पड़ताल में जुटती है। महीनों निकल जाते हैं लेकिन कातिल नहीं पकड़ा जाता है। पुलिस हैरान रह जाती है। अब जब पुलिस पकड़ नहीं पाती है तो लोग हैरान रहते हैं, लोग डरे से रहते हैं। आए दिन गरीब मजदूर, भिखारी लोग रोड पर सोया करते थे, फुटपाथ पर सोया करते थे। अब सभी लोगों को डर सताता था कि कहीं वह सिरफिरा कातिल ना आ जाए, वह कत्ल ना कर दे। अब मौत का डर हर किसी को सताने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। फिर एक कत्ल होता है, एक महिला और एक पुरुष का, यानी कि दोनों पति पत्नी रहते हैं। तरीका सेम रहता है। अब पुलिस फिर परेशान हो जाती है। अब देखते ही देखते वहाँ करीब 2000 पुलिस वालों को लगा दिया जाता है रात में गश्त करने के लिए। जैसे ही 2000 पुलिस वाले गश्त करते, कुछ दिनों तक तो मामला शांत रहता, कोई कत्ल नहीं होता। और फिर जैसे धीरे धीरे पुलिस वाले कम होने लगते हैं, तैसे फिर उसी कॉलोनी में सुनसान जगह पर एक महिला की लाश मिलती है। अब पुलिस वाले फिर हैरान रह जाते हैं कि आखिर यह शातिर अपराधी सीरियल किलर है कौन, जो बार बार एक जैसे ही घटना को अंजाम दे रहा है। तरीका सेम है। अब कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट में मामला चलता है। कोर्ट मामले को क्राइम ब्रांच को दे देती है। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 1965 आ जाता है। अब 1965 में उस समय क्राइम ब्रांच के हेड रहते हैं रमाकांत कुलकर्णी, जो कि बेहद तेज तर्रार रहते हैं। वह एक सब इंस्पेक्टर को यह केस सौंपते हैं जिसका नाम रहता है एलेक्स अल्फासो। एलेक्स काफ़ी तेज तर्रार रहते हैं। एक रात जब वह बस स्टैंड पर घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे, तभी वह देखते हैं कि एक व्यक्ति सुनसान गली से आ रहा है और वह उनके पास से होता हुआ जा रहा है। उसके हाथ में एक नीला कलर का छाता रहता है और खाकी कलर का शर्ट पहना रहता है। अब उन्हें कुछ शक होता है कि इतनी रात को व्यक्ति अकेला कहाँ जा रहा है। छाते से पानी टपक रहा था और उस रात हैरानी की बात यह थी कि दूर दूर तक मुंबई में कहीं बारिश नहीं हुई थी। अब उनका शक गहराने लगता है। अब उस व्यक्ति का पीछा करते हैं और जैसे ही वह थाने के पास से गुजरता है, वह पुलिस वालों को आवाज़ देते हैं और पुलिस वालों को बुलाकर उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए कहते हैं। अब पुलिस उस व्यक्ति जिसका नाम रमन राघव रहता है उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर थाने में ले जाती है। थाने में ले जाकर पुलिस उससे पूछताछ करती है लेकिन वह व्यक्ति कुछ भी नहीं बताता है। फिर एलेक्स आते हैं। एलेक्स पूछताछ करते हैं कि आखिर तुम्हारा छाता उस रात भीगा क्यों था, तुम कहाँ से आ रहे थे। तो वह बताता है कि वह रात में घूमने के लिए निकला था और वहाँ से अपने घर जा रहा था। लेकिन जब छाते की बात आती है तो बताता है कि मलाड रोड पे बारिश हुई थी, उसी बारिश में उसका छाता भीग चुका था, गीला हो चुका था। एलेक्स कहते हैं मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कहीं और से कत्ल करके आ रहे थे, क्योंकि उस रात बारिश नहीं हुई थी। दरअसल जिस रास्ते से वो आ रहा था उसी रास्ते पर 2 रोज पहले एक दर्जी का कत्ल हुआ था। तभी कुलकर्णी भी आ जाते हैं और कुलकर्णी भी बातचीत करने लगते हैं। तो उस अपराधी से जब पूछताछ करते हैं रमन से, तो कुलकर्णी देखते हैं कि उसके हाथ में एक छल्ला है, जो छल्ला अक्सर दर्जी सिलाई के दौरान पहनते हैं। अब उन्हें शक होता है। वह पूछते हैं कि यह छल्ला तुम्हारे हाथों में कैसे आया। अब वह इधर उधर की बातें करने लगता है। अब पुलिस 3-4 दिनों तक उसकी अच्छे से धुलाई करती है, उससे पूछताछ करती है, लेकिन वो कुछ भी कहने को तैयार नहीं होता है। अब पुलिस थक हार कर उसे जेल में ही डालकर छोड़ देती है। अब जब भी समय मिलता पुलिस वाले अक्सर जाकर कुछ न कुछ पूछते रहते हैं, लेकिन वो कुछ बताने को तैयार नहीं था। अब एक दिन धवल कुलकर्णी उसके पास जाते हैं। उसके पास जाकर उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये बताओ तुम्हें खाने में क्या चाहिए, तुम्हें क्या पसंद है। तो वो कहता है कि मुझे मुर्गा बेहद पसंद है, मुझे मुर्गा चाहिए और साथ में नारियल का तेल चाहिए और शीशा कंघी चाहिए। और यह बात सुनते ही जो ऑफिसर रहते हैं, अधिकारी रहते हैं क्राइम ब्रांच के, कुलकर्णी हैरान रह जाते हैं। इस व्यक्ति को सिर्फ मुर्गा चाहिए खाने के लिए और यह जेल में है और उसे तेल कंघी और शीशे चाहिए। तभी
अब अधिकारी पूछते हैं कि तुम्हें और क्या चाहिए। तो बताता है कि मुझे एक प्रोस्टिट्यूट चाहिए, जो भी महिला होनी चाहिए और उम्र 30 साल से कम होनी चाहिए। तो अधिकारी कहते हैं कि तुम जेल में हो, तुम्हें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल सकती है। तो कहता है ठीक है, मुझे मुर्गा और नारियल का तेल शीशे कंघी ला कर दीजिए। अब पुलिस वाले जाते हैं, नारियल, मुर्गा और तेल शीशे ला कर देते हैं। अब वो मुर्गा खाता है। मुर्गा खाने के बाद जेल में ही अपना पूरे शरीर पर तेल की मालिश करता है नारियल के तेल से, और शीशा लेता है और कंघी से अपने बाल को संवारता है। संवारने के बाद खुद को शीशे में देखने लगता है और मुस्कुराता है। और मुस्कुराते हुए फिर वो अधिकारी को बुलाता है, कुलकर्णी को, और कुलकर्णी आते हैं और रिलैक्स भी सब इंस्पेक्टर जो रहते हैं वहाँ मौजूद रहते हैं। अब उनके सामने वह बताता है कि मुझे तो इतना भी नहीं याद है कि मैंने कत्ल कितने किए हैं। अगर कहा जाए तो लगभग मैंने 41 कत्ल किए होंगे। अब पुलिस जब सुनती है कि 41 कत्ल, तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब कुलकर्णी एक के बाद एक कत्ल की हकीकत जानने लगते हैं। वह धीरे धीरे खोलने लगता है। पुलिस पूछती है कि ये बताओ तुमने कत्ल क्यों किया, आखिर क्या कारण था। तो वह बताता है कि जब वह जेल में था एक चोरी के केस में, तो उसकी पत्नी जो उसे बेहद प्यार करती थी वह किसी और के साथ चली गई और उसके बच्चे को जन्म देते हुए उसकी मृत्यु हो गई। वो अपनी पत्नी के शक्ल को भी नहीं देख पाया, अपने उस पत्नी का दाह संस्कार भी नहीं कर पाया। वह भले किसी के साथ चली गई, लेकिन उसे वो बेहद प्यार करता था। फिर एक दिन उसे लगा कि उसने उसके साथ बेवफाई की है। फिर उसकी शादी एक विधवा महिला के साथ कर दी गई, जो एक बच्चे की माँ रहती है। अब उसको ये लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, क्या कोई महिला मुझसे शादी नहीं कर सकती है। अब वह तभी से महिलाओं से चिढ़ने लगता है, उसे महिलाओं से नफरत होने लगती है। अब वहीं से वह निकलता है मुंबई। और मुंबई जब वो अपने दोस्त के पास जाता है तो उसकी दोस्त की बीवी भी उसे अपने साथ संबंध बनाने के लिए कहती है और वो मना कर देता है। और उसके बाद वो देखता है कि उसकी बीवी उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भिजवा देती है। अब वहाँ से वह बदले की भावना से महिलाओं से नफरत करने लगता है, और जो भी पति पत्नी साथ में दिखते थे उनसे उसे लगता था कि यह दोनों एक दूसरे के साथ धोखा दे रहे हैं। अब डॉक्टर की टीम भी आती है, उसका इलाज करती है। उसका केस चलने लगता है। डॉक्टर इलाज करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो वो कहता है कि जब भी मैं किसी महिला को देखता था तो मेरे आत्मा में एक आवाज़ आती थी, मेरे जहन में एक आवाज़ गूंजती थी कि यह महिला ये अपने पति को धोखा दे रही है, यह महिला सही नहीं है, इसको मार देना चाहिए। और फिर वह उस महिला को मार देता था, और उसके पास हमेशा एक छाता रहता था, उससे वह वार करता था और मार कर चला जाता था। एक दिन एक कॉलोनी में वह जा रहा था, तभी एक पति और पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे थे। वहाँ जाकर वह दोनों को समझा कर हटाने की कोशिश करता है, दोनों नहीं मानते हैं। तो वह पास से चाकू निकालता है और उसी मलाड रोड पर दोनों को एक के बाद एक कई हमले कर दोनों को घायल कर देता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ से वह चला जाता है। अब पुलिस का कहना रहता है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं प्रताड़ित है और इसके जहन में महिलाओं के प्रति नफरत भरा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वह व्यक्ति कहता था कि यहाँ 3 सरकारें हैं, एक भगवान की, एक कांग्रेस की और दूसरी अकबर की। जो अकबर महिलाओं के साथ इस तरह का हरकतें करता था, शारीरिक संबंधों को लेकर कई तरह के उनके अपने अलग अलग रीति रिवाज थे, कई तरह के वेश्यालय भी थे। अब यह सारी बात उनको बताता है। अब पुलिस जब उसकी पूरी गवाही ले लेती है तो गवाही लेने के बाद उसे यरवदा जेल में भेज दिया जाता है। कुछ दिनों बाद उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन कई ऐसे लोग भी थे जो उसके खिलाफ एक वकील तैयार किए थे और वकील फांसी की सज़ा मांग रहा था। लेकिन जज कहते हैं कि देखिए, इसकी जो हालत है यह मानसिक रूप से डॉक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार यह सही नहीं है। अब उसे इलाज के लिए यरवदा जेल के पास ही एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है। वहाँ अक्सर उसका इलाज होता था। धीरे धीरे उसका इलाज हो रहा था, तभी उसे पता चलता है कि उसकी किडनी खराब हो गई है। अब किडनी खराब हो जाती है, अब किडनी का भी इलाज चलने लगता है। समय बीतता गया और 1965 में उसकी किडनी फेल हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है तो यह कहानी उसी के साथ समाप्त हो जाती है। लेकिन कहते हैं इतिहास
अपने आप को दोहराता है। कई कत्ल जहाँ पर भी सीरियल किलर जैसी घटनाएं आती हैं, वहाँ एक बार रमन राघव का नाम ज़रूर आता है। अब फिर से एक बार उसका नाम आता है तो चर्चाओं का विषय बन जाता है। एक शख्स जो सीरियल किलर था, जिसे लगता था कि महिलाएं सिर्फ धोखा देने के लिए हैं, धोखा देती हैं, फरेबी हैं, इसलिए वह 41 से अधिक कत्ल कर दिया। अब पुलिस अपना किसी न किसी हर रोज़ कातिल को पकड़ती है, लेकिन सबका तरीका अलग होता है और सभी जो भी कातिल रहते हैं किसी न किसी वजह से कातिल बनते हैं, चाहे वो बेवफाई हो या फिर ज़मीन जायदाद का मामला हो। तो दरअसल साथियों, ये थी आज की कहानी। मैंने सोचा यह कहानी काफ़ी अच्छी है, आपको सुननी चाहिए। चलते चलते साथियों, कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है सोहन लाल सेठिया, बीवर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर के रहने वाले हैं। सतीश गुप्ता उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। शाहिल खान हैं, आगरा के रहने वाले हैं। दिल्ली से अमर अंसारी हैं, रोज़ाना ये हमारी कहानी सुनते हैं और अक्सर प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं। तो साथियों, इजाज़त चाहूँगा, अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। कहानी कैसी लगी? कहानी पुरानी ज़रूर है, लेकिन काफ़ी सीख देने वाली है। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।